बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ये हमारे जेनरिक BSN सेमेस्टर 3 फार्माकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है और इसमें सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी से रिलेटेड तमाम टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे और इसके अलावा पर्पस ऑफ मेडिकेशन, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, टाइप्स ऑफ ड्रग्स, डिलीवरी सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तमाम तर जो इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इसके अलावा सबलिंगुअल, ये तमाम मेडिकेशन हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फार्माकोलॉजी ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसपे हम ड्रग्स और ड्रग्स के एक्शन के बारे में बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी हम मेडिसिन के बारे में, फार्माकोलॉजी में हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, उन मेडिसिन की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, उन मेडिसिन का ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है, इसकी कलेक्टिवली स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। अभी ड्रग्स को हम डिफ़ाइन करेंगे। ड्रग्स जो है ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि बॉडी के अंदर यानी कि बायोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर चेंजेस लेके आए अपने केमिकल एक्शन के ज़रिए, उसे हम ड्रग्स कहते हैं। तो नर्सिस के लिए फार्माकोलॉजी स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि वो मेडिकेशन को सेफली एडमिनिस्टर कर सकें और इसके अलावा मेडिकेशन का रिस्पॉन्स क्या होता है पेशेंट के ऊपर और पेशेंट किस तरह उस डिज़ीज़ से मेडिसिन के ज़रिए आउट हो रहा है, आउटकम हो रहा है, यानी कि पेशेंट किस तरह रिकवर होता है थ्रू दी ड्रग्स, थ्रू दी मेडिकेशन। इसलिए ताकि सेफली जो है मेडिकेशन पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जा सके, उस मेडिकेशन के तमाम एडवर्स इफ़ेक्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ये तमाम इंफॉर्मेशन नर्सिस के पास होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से नर्सिस को फार्माकोलॉजी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होती है। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहले में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, सेकंड में जो है ऑफिशियल ड्रग्स हैं, थर्ड में जो है OTC ड्रग्स हैं और इसके अलावा फोर्थ में कंट्रोल ड्रग्स है जिसे हम नारकोटिक्स वगैरह ड्रग्स भी कहते हैं, और लास्ट उनमें हाई अलर्ट मेडिकेशन है जैसे कि इसके एग्जांपल में हेपरिन शामिल है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑफिशियल ड्रग्स वो होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के बाद यानी कि ऑफिशियल सतह पर वो ड्रग्स मिलते हैं, आम पर्सन को यानी कि आम पीपल्स की अप्रोच उस ड्रग्स तक नहीं होती। OTC जो है ये सिंपल मेडिसिन होते हैं जैसे कि पैनाडोल वगैरह। इसके अलावा कंट्रोल ड्रग्स ऐसे मेडिकेशन होते हैं जिसमें नशावर चीज़ें शामिल होती है जैसे कि नारकोटिक्स वगैरह, तो इसे हम कंट्रोल ड्रग्स भी कहते हैं। हाई अलर्ट मेडिकेशन में हेपरिन शामिल होता है। इसके अलावा थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन में एनाल्जेसिक आते हैं। एनाल्जेसिक पेन किलर मेडिकेशन को हम एनाल्जेसिक कहते हैं। एंजियोलाइटिक्स, एंजियोलाइटिक्स जो है एंजाइटी को कम करने के लिए जो मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं उसे हम एंजियोलाइटिक्स कहते हैं। एनेस्थेटिक्स जो बॉडी में यानी बॉडी को नशा कर देती है, लोकल एनेस्थेटिक भी होता है और जनरल एनेस्थेटिक भी होता है, यानी कि बॉडी की खास जगह को सुन कर देती है, वो लोकल एनेस्थेटिक्स होती है, और जो पूरी बॉडी को सुन कर देती है उसे हम जनरलाइज या जनरल एनेस्थेटिक्स कहते हैं। एंटी एस्थमेटिक्स, एस्थमा यानी कि दमा के मरीज़ जो मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं उसे हम एंटी एस्थमेटिक कहते हैं। एंटी इन्फेक्टिव्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो बॉडी में इन्फेक्शन होता है जैसे कि टाइफाइड वगैरह, उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिकेशन इस्तेमाल होते हैं उसे हम एंटी इन्फेक्टिव्स कहते हैं। इन्फेक्शंस चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शंस हो, बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन लेते हैं। वायरल को यानी वायरसेस को ठीक करने के लिए, वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटी वायरल मेडिकेशन लेते हैं। फंगल को ठीक करने के लिए एंटी फंगल मेडिकेशन लेते हैं। ये तमाम एंटी इन्फेक्टिव्स में शामिल होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्पेशल मेडिकेशन आते हैं जिसे हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कहते हैं। इसके अलावा मलेरिया जो यानी कि पैरासाइट्स के ज़रिए, मॉस्किटो बाइट्स के ज़रिए जो इन्फेक्शन फैलता है उसे हम एंटी मलेरियस कहते हैं, उस मेडिकेशन को एंटी मलेरियस कहते हैं। एंटासिड, एंटासिड बेसिकली जो अपसेट स्टमक के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि मैदे की एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए, मैदे की एसिडिटी को कम करने के लिए जो मेडिकेशन इस्तेमाल होते हैं उसे हम एंटासिड कहते हैं, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटी एकिन में ये होता है कि बॉडी पे, फेस पे जो दाने वगैरह निकलते हैं उसके खिलाफ मेडिकेशन को हम एंटी एकिन्स कहते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव वो मेडिकेशन होते हैं
जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। एंटी एंजाइनल, जो एंजाइना पेक्टोरस एक डिजीज़ होती है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एंटी एंजाइनल मेडिकेशन देते हैं। एंटी एरिथमिक्स वो मेडिकेशन होते हैं जो एरिथमिया हार्ट का एक डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन में, यानी कि बॉडी में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, बॉडी जब सूज जाती है किसी भी जगह पर, उसको ठीक करने के लिए जो मेडिकेशन देते हैं उसे एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं। हाइपोलिपिडेमिक्स यानी जब बॉडी में लिपिड्स की मिकदार बढ़ जाती है सीरम में, उसको कम करने के लिए जो मेडिकेशन हम देते हैं उसे हम हाइपोलिपिडेमिक्स कहते हैं। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक, जो एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन देते हैं उसे हम एंटी एपिलेप्टिक्स कहते हैं। इसके अलावा एंटी एमेटिक्स नोज़िया और वोमिटिंग को, यानी कि मतली वगैरह और उल्टी वगैरह को ट्रीट करने के लिए एंटी एमेटिक्स देते हैं। एंटी डायरियल, लूज मोशन के लिए जो मेडिकेशन आते हैं उसे हम एंटी डायरियल कहते हैं। इसके अलावा एंटी हिस्टामिन्स वो सब्सटेंस होते हैं जब एलर्जिक कंडीशन में रिलीज़ हो जाते हैं, यानी कि जब ये रिलीज़ हो जाते हैं तो उसकी वजह से एलर्जिक कंडीशन शुरू हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटी हिस्टामिन्स इस्तेमाल करते हैं। अब हम रिसेप्टर्स की बात करेंगे, तो रिसेप्टर्स ये स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, या तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है या किसी भी टारगेट सेल के ऊपर मौजूद होता है, और ये एक बैरियर के तौर पे काम करता है। एक सिग्नल आता है और उस रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है और उसके बाद ही वो सेल या वो ऑर्गन या वो ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात हम करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसे कहते हैं कि ड्रग्स किस तरह बॉडी के अंदर अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट्स, यानी अपना असर किस तरह शुरू करते हैं, उसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं। डोज के बारे में बात करेंगे। अमाउंट ऑफ अ ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम, एक ही टाइम पे हम कितना ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उसे हम डोज कहते हैं। यानी 250 मिलीग्राम हम दे रहे हैं, 500 मिलीग्राम हम दे रहे हैं, 1 ग्राम हम दे रहे हैं, ये डोज कहलाती है। इसके अलावा हम इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे। इंडिकेशन से मुराद ये होता है कि हम जो मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन सी बीमारी या कौन से इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम ये मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं, या उस मेडिकेशन का क्या असर होता है हमारी बॉडी में, उसे हम इंडिकेशन कहते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस सूरत में हम ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि एलर्जीज़ हो गई या हाइपर सेंसिटिविटी, उस कंडीशन में, या प्रेगनेंसी वगैरह हो गया, उस कंडीशन में हम ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं। इफ़ेक्ट से मुराद थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट से मुराद ये होते हैं कि किस तरह रिज़ल्ट आता है इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद, कौन सा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ जाता है मेडिकेशन के ज़रिए, आया पेशेंट रिकवरी की तरफ आता है या नहीं, इसे हम इफ़ेक्ट्स भी कहते हैं या थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट भी कहते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट हम एडवर्स इफ़ेक्ट भी कहते हैं, और ये हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होता है जो मेडिसिन के रिस्पॉन्स में आता है, इसे हम साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन जो है मेडिकेशन का एक ड्यूरेशन होता है जिसमें थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को देखते हैं कि पेशेंट थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स किस कदर शो करता है। इसमें जो ड्रग होते हैं, ड्रग कंसंट्रेशन, कितना ड्रग कंसंट्रेशन काफ़ी होता है, ये हम थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स से ही शो करते हैं। यानी थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, अगर हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं उसकी ड्यूरेशन क्या है, तो इसे हम ड्यूरेशन कहते हैं। ऑनसेट एक ऐसा टाइम होता है जिसमें ड्रग जो है थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स शो कर देता है जल्दी, उसे हम ऑनसेट कहते हैं। अब मेडिकेशन के कुछ राइट्स होते हैं जिसमें सबसे अहम 10 राइट्स होते हैं। सबसे पहले पेशेंट को अपने राइट मेडिकेशन लगाने हैं, राइट अमाउंट में लगाने, यानी कि राइट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, राइट डोज होना चाहिए। इसके अलावा राइट पेशेंट होना चाहिए, जो पेशेंट है उसको उसी का ही मेडिकेशन लगाना ज़रूरी है। राइट मैनर और रूट, यानी अगर डॉक्टर ने IV लिखा है और आपने IM दे दिया तो ये पेशेंट के साथ ज़्यादती होगी। राइट टाइम, पेशेंट ने कहा है कि हर 8 घंटे बाद एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना है, आपने 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद डिले कर दिया, ताख़ीर कर दिया, तो ये भी राइट को आपने मिस यूज़ कर दिया। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन करना है मेडिकेशन के बाद, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट असेसमेंट करना है पेशेंट को बिफोर और आफ्टर मेडिकेशन। इसके अलावा राइट एजुकेशन देना है पेशेंट को, और राइट इवैल्यूएशन करना है, और इसके अलावा राइट टू रिफ्यूज़ टू मेडिकेशन, पेशेंट का ये राइट बनता है कि वो मेडिकेशन से रिफ्यूज़ करें। ये 10 अहम जो है राइट्स है पेशेंट के। सोर्स ऑफ
ड्रग इंफॉर्मेशन, हमारे पास जो ड्रग्स होता है उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके सोर्सेस में मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स आते हैं। इसके अलावा मटेरिया मेडिका, इसे हम सोर्सेस कहते हैं, हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस होते हैं। इसके अलावा नेचर होती है, प्रॉपर्टीज़, और इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसे मेटेरिया मेडिसा कहते हैं। इसके अलावा फार्माकोपिया, फार्माकोपिया एक बुक होता है जिसमें ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि फार्मापीडिया पाकिस्तान के नाम से एक ऐप आता है, तो उसमें ऑफिशियल ड्रग्स के लिस्ट बना होता है, और ये भी हमारे लिए इंफॉर्मेशन के तौर पे काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। फार्मूलरी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं उसके हमारे पास फार्मूलेस आते हैं, तो ये भी हमारे लिए हमारे इंफॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल साबित होती है। कुछ ऐसे जर्नल्स वगैरह होते हैं कि वो भी इंफॉर्मेशन देती हैं ड्रग्स के हवाले से। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट होते हैं, जिससे जो डी फार्मेसी कर चुके होते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होती है, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग टू ड्रग के हवाले से। अभी ड्रग नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, तो याद रखो केमिकल नेम और जेनेरिक नेम ऑलमोस्टली सेम होता है। केमिकल नेम से मुराद ये होते हैं कि मेडिकेशन का केमिकल नेम क्या है, कौन सा केमिकल उसमें यूज़ हुआ है, जिसे हम सिंपली फार्मूला भी कहते हैं। तो जेनेरिक नेम जो है ये नॉन प्रोप्रिएटिव होती है। जेनेरिक नेम से जो है ये केमिकल नेम से थोड़ा सा सिंपल होता है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ होता है, रिलेटेड होता है। और केमिकल नेम में जो मेडिकेशन होती है उस मेडिकेशन के केमिकल नेम यानी कि केमिकल फार्मूला शो होता है, इसे हम जेनेरिक नेम भी कह सकते हैं। जबकि ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम इसे हम ट्रेड नेम भी कहते हैं, और डिफरेंट कंपनीज जो है उसी जेनेरिक नेम से मिलता जुलता नाम लगा के अपना एक ब्रांड बनाते हैं, इसे हम ब्रांड नेम कहते हैं। ये कंपनी जो है अपना ही नाम रखते हैं, जैसे कि फ्लैजेल है, तो फ्लैजेल का जो केमिकल नेम है इसे मेट्रोनिडाजोल कहते हैं। इसका केमिकल नेम भी है और जेनेरिक नेम भी है। अब जेनेरिक में मेट्रोनिडाजोल एक ही है, लेकिन फ्लैजेल है, फ्लैजोल है, बहुत सारे इसमें इसके ब्रांड नेम आते हैं। ये फ्लैजेल है, ये कंपनी है, स्नोफी कंपनी है, इसका अपना ब्रांड नेम है। मेटाक्लोन है तो मेटाक्लोप्रामेट जो है ये बेसिकली इनका जेनेरिक नेम है, और मेटाक्लोन जो है ये इसका ब्रांड नेम है, ये कंपनी की पहचान है। इस तरह एमोक्सिल हो गया, एमोक्सिल के केमिकल नेम या जेनेरिक नेम एमोक्सिसिलिन है, और इसका जो बेसिकली ब्रांड नेम है ये एमोक्सिल है। GS की कंपनी वाले इसको बनाते हैं, ये इन्होंने ही अपना नाम रखा हुआ है। तो ब्रांड नेम कंपनी अपनी खुद ही रखती है, उस जो जेनेरिक नेम होता है उससे मिलता जुलता होता है। अब एमोक्सिल में जो है वाइमोक्स भी आता है, वाइमोक्स का फार्मूला भी एमोक्सिसिलिन होता है। तो ब्रांड नेम कंपनी रखती है, और जेनेरिक नेम जो है ये मेडिकेशन जो मेडिसिन्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उसका अपना ही केमिकल नेम से मिलता जुलता होता है। अभी हम प्रेगनेंसी कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। कैटेगरी ए, स्टडीड इन अ प्रेग्नेंट वुमेन फेल टू शो रिस्क टू द फीटस। कैटेगरी ए के वो मेडिसिन होते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन ने यानी कि रिजल्ट शो नहीं किया कि उनके फीटस ख़राब हो जाए। यानी जब ये मेडिकेशन प्रेग्नेंट वुमेन में इस्तेमाल किया गया तो उनके फीटस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कैटेगरी बी, एनिमल स्टडीज़, इसके ऊपर एनिमल स्टडीज़ किए। एनिमल स्टडीज़ की जो फीटस होता है यानी कि उनके बच्चे होते हैं, एनिमल्स को दिए गए हैं, प्रेग्नेंट एनिमल्स को, और उनमें जो फीटस होता है उनमें भी कोई रिस्क शो नहीं हुआ, तो इसे हम कैटेगरी बी कहते हैं। यानी कैटेगरी बी सेफ है, लेकिन वुमेन में एडिक्वेट है। वुमेन में जो है नो एडिक्वेट स्टडीज़ हैं, वुमेन के ऊपर कैटेगरी बी के मेडिकेशन अप्लाई नहीं किए गए। सिंपली आप ये समझे, कैटेगरी ए के मेडिसिन जो है प्रेग्नेंट वुमेन पे अप्लाई किए गए जिसके पेट में बच्चा था, और उसमें जो है रिस्क शामिल हो गया, यानी कि ये कैटेगरी हम प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी कैटेगरीज, अब प्रेगनेंसी कैटेगरीज के मुख्तलिफ ड्रग्स होते हैं। कैटेगरी ए की बात करें, स्टडीज़ इन अ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन में ये स्टडी की गई है, फेल टू शो द रिस्क टू द फीटस। कैटेगरी ए मेडिसिन जो हैं ये प्रेग्नेंट ख़वातीन के ऊपर अप्लाई कर चुके हैं, और ये कैटेगरी ए मेडिसिन ने उन प्रेग्नेंट ख़वातीन के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी उनके फीटस को नुकसान नहीं पहुंचाया। सो वी कैन से कैटेगरी ए इज सेफ इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ये सेफ है। कैटेगरी बी, एनिमल्स के ऊपर इसकी स्टडी की गई है, और एनिमल्स के जो फीटस है वो फेल हो चुका है, यानी एनिमल्स
कैटेगरी बी ने भी जो है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के ऊपर इसको अप्लाई किया गया और वो एनिमल्स जो प्रेग्नेंट थे और उनके बच्चों को इस मेडिकेशन से यानी कि नुकसान नहीं पहुंचा। तो हम ये तो दे सकते हैं, लेकिन याद रखें देयर आर नो एडिक्वेट स्टडीज़ इन वुमेन। ये वुमेन में यानी कि औरतों पे इसको स्टडी नहीं किया गया और एनिमल्स पे इसको स्टडी किया गया। प्रेग्नेंट एनिमल्स जो थे उनके बच्चों को उनके पेट में नुकसान नहीं पहुंचा इस मेडिसिन से इस्तेमाल करने से। कैटेगरी सी की बात करें, एनिमल स्टडी हैव शोन एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फीटस। एनिमल स्टडी यानी कि जब ऐसे एनिमल्स को ये मेडिकेशन उनके ऊपर ट्राई किया गया जिनके अंदर बच्चा मौजूद था, फीटस मौजूद था, तो फीटस पे एडवर्स इफेक्ट जो है जाहिर हो गया। यानी एडवर्स इफेक्ट से मुराद है कि बुरे असर किए इस मेडिसिन ने। नो एडिक्वेट ह्यूमन स्टडीज़, ह्यूमन स्टडीज़ का एडिक्वेट नहीं है, ह्यूमन स्टडीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं किया गया। बेनिफिट्स में भी आउटवेट रिस्क। अच्छा, बेनिफिट्स जो है आउटवेट रिस्क जो है, यानी कि ये रिस्की है। कैटेगरी से चूँकि एनिमल्स के ऊपर अप्लाई किया गया तो एनिमल्स के फीटस को एडवर्स इफेक्ट शो हो गया, सो मैं भी कि ये वुमेन में भी एडवर्स इफेक्ट जाहिर कर सके। कैटेगरी डी की बात करें, पॉजिटिव एविडेंस ऑफ वुमेन फेटल रिस्क। अब ये वुमेन फेटल रिस्क से मुराद है कि ये एबॉर्शन कॉज कर सकती है। वुमेन के ऊपर इसकी स्टडी की गई है और वुमेन के यानी कि फीटस में जो यानी जो बच्चा होता है उसको नुकसान दे सकते हैं। प्रेगनेंसी कंडीशन में हम कैटेगरी डी को नहीं दे सकते। कैटेगरी एक्स की बात करें, एनिमल्स और वुमेन स्टडीज है शोन फिटल एबनॉर्मलिटीज़ और टॉक्सिसिटी। कैटेगरी एक्स भी हम नहीं दे सकते। ये एनिमल्स और वुमेन दोनों में इसके ऊपर स्टडी की गई है और दोनों के फीटल एबनॉर्मलिटीज़ और टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती है। यानी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से कैटेगरी एक्स से एनिमल्स और वुमेन्स के फीटस को नुकसान पहुंच सकता है। अभी ड्रग बॉडी इंटरेक्शन को हम डिस्कस करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स से मुराद ये होते हैं, फार्मा का मतलब होता है ये एक स्पेशल ब्रांच है फार्माकोलॉजी की और इसका काम होते हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी। फार्मा का मतलब होता है मेडिकेशन, काइनेटिक्स का मतलब होते हैं मूवमेंट। मूवमेंट से मुराद ये होते हैं कि किस तरह ये मेडिसिन्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है और इसको एक्सक्रीशन किस तरह होती है, इसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स सिंपली आप ये समझे कि ड्रग्स हमारी बॉडी में किस तरह मूव होता है, किस तरह उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, किस तरह उसकी मेटाबॉलिज्म होती है और किस तरह वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, इसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स जो है ड्रग्स हमारे बॉडी के साथ क्या करते हैं, ये भी फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है और इसमें ड्रग्स के इफ़ेक्ट और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे बॉडी के साथ करते हैं। यानी कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है मेडिसिन का, अब फॉर एग्जांपल एक पेन किलर हमने लिया और वो हमारी बॉडी में गया, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होगा कि उसने हमारे पेन को स्टॉप कर दिया। तो फार्माकोडायनेमिक्स जो ड्रग्स हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं, इसे फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। एगोनिस्ट की बात करें, एगोनिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को जब रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है तो उससे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, इसे हम एगोनिस्ट कहते हैं। ये एक केमिकल मैसेंजर पे मुश्तमिल होता है जो कि एक रिसेप्टर के साथ सेल मेम्ब्रेन और सेल के रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है और इसे ये आमतौर पे कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो आके रिसेप्टर के साथ जुड़ जाते हैं और जो नॉर्मल सेल का फंक्शन होता है वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। सो जस्ट लाइक दिस, ये एक सेल का एक रिसेप्टर है और ये एगोनिस्ट है, ये आके यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा। अब जब ये यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा तो ये सेल एक्टिवेट हो जाएगा लाइक की एंड लॉक मैकेनिज्म। अब जब ये यहाँ पे जाके इंड्यूस हो जाएगा तो ये सेल अपना काम करना शुरू करेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे मेडिकेशन होते हैं कि जो एगोनिस्ट के तौर पे भी काम करते हैं। जब हमारे बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स जो है काम करना छोड़ देते हैं तो फिर हम ओरली या इसके अलावा रूट के ज़रिए मेडिकेशन लेते हैं और वो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन के तौर पे काम करते हैं, एगोनिस्ट उसे हम कहते हैं। जबकि इसके बाद हम एंटागोनिस्ट की बात करेंगे तो एंटागोनिस्ट जो है ये एक एंटागोनिस्ट से मुराद होते हैं कि ये एगोनिस्ट के फंक्शन के खिलाफ काम करेंगे। अ मॉलिक्यूल दैट कम्पीट्स फॉर रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स के लिए आके, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ये
एगोनिस्ट के ख़िलाफ़ हो सकते हैं। अब जो रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर के साथ इसकी कंपटीशन होगी एंटागोनिस्ट में। एंटागोनिस्ट में जो मॉलिक्यूल्स होगा, जो मेडिकेशन होगी, वो आके रिसेप्टर के साथ कंपटीशन करेगा केमिकल मैसेंजर के साथ। और नॉर्मली जो हमारे नॉर्मली बॉडी में मौजूद होता है, अब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, उसका नॉर्मल जो फंक्शन होता है वो एगोनिस्ट होता है। तो एगोनिस्ट के साथ एंटागोनिस्ट आके फाइट करेगा, अपने आप को वहाँ पे सेटल करेगा, और जो एंटागोनिस्ट होगा वो उस रिसेप्टर के साथ बैंड हो जाएगा, लेकिन सेल के रिस्पॉन्स को ये ट्रिगर नहीं करेगा। यहाँ पे इसके हम ओवरव्यू दोबारा पढ़ेंगे। एगोनिस्ट इज अ ड्रग दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर। एगोनिस्ट जो है ये ड्रग्स, हम इसे ड्रग्स कह सकते हैं, जो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं और सिमिलर रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में जो केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी तरह सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम एगोनिस्ट कहते हैं। जबकि एंटागोनिस्ट ये ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे रिसेप्टर के साथ या तो मेन की एंड लोक, जैसे कि अपने जो एगोनिस्ट साइड होते हैं वहाँ पर बैठ जाएंगे या किसी और जगह पे जाके जुड़ जाएंगे। ये आके सेल के जो फंक्शंस होता है उसको स्टॉप कर देते हैं, रिसेप्टर के फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं, इसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। यानी कि सेल के अगेंस्ट में फंक्शन प्ले करेगा, इसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो ये एंटागोनिस्ट है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट हम रूट्स की बात करेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। द पॉसिबल रूट्स ऑफ ड्रग्स एंट्री इनटू द बॉडी मे बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, एंट्रल रूट और सेकेंड जो है पेरेंट्रल रूट। एंट्रल रूट की बात करेंगे, ड्रग प्लेस डायरेक्टली टू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट के जरिए अगर हम ड्रग लेंगे तो उसे हम एंट्रल रूट कहते हैं। इसमें सबलिंजुअल भी आता है, सबलिंजुअल को हम बकल भी कहते हैं, और ज़बान के नीचे जो गोली रखी जाती है उसे हम सबलिंजुअल रूट भी कहते हैं। ओरली स्वैलोड करते हैं, यानी कि पानी के साथ या दूध के साथ मेडिसिन लेते हैं, और रेक्टम में भी रख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन थ्रू द रेक्टम, रेक्टम में मेडिसिन रखते हैं, वहाँ पर उसकी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। सबलिंजुअल और बकल की बात करेंगे, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि स्मॉलर टैबलेट्स पर मुश्तमिल होते हैं और वो हमारे मुंह में काम तेज़ी के साथ कर सकते हैं, अंडर द टंग, ज़बान के नीचे, तो उसके हम ज़बान के नीचे रख देते हैं, उसे हम सबलिंजुअल और बकल रूट्स भी कहते हैं। उसके एडवांटेजेस ये होती है कि तेज़ी के साथ उसमें एब्जॉर्प्शंस होती हैं और ड्रग की स्टेबिलिटी भी होती है। इसके अलावा एवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट से मतलब ये होता है कि ये बॉडी में जाके नीचे, जैसे कि हम ओरली लेते हैं, स्वालो करते हैं, तो ये उसके रिस्पॉन्स में तेज़ होता है। तो ये सबलिंजुअल होते हैं, टैबलेट वगैरह हम ज़बान के नीचे रखते हैं। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि ये इनकन्वीनिएंट होते हैं, यानी पेशेंट को इसके बारे में इल्म नहीं होता कि किस तरह रखा जाए, और इसकी डोज भी स्मॉल होती है, और अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ द सम ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी नागवार जायका होता है, तो उस वजह से ये इसके डिसएडवांटेजेस में शामिल हैं। ओरल की बात करेंगे तो द रूट अलाउ द ड्रग्स टू बी एब्जॉर्ब अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओरली हम जो मेडिसिन लेते हैं वो एसोफेगस के ज़रिए स्टमक तक पहुंचते हैं और उसके बाद गैस्ट्रिक म्यूकोजा के ज़रिए वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एडवांटेजेस कन्वीनियंट होते हैं, पेशेंट आसानी के साथ ले सकता है, आसानी के साथ खुद को एडमिनिस्टर कर सकता है, और ये पेन फ्री भी होते हैं और आसानी के साथ पेशेंट ले सकता है। इसकी एब्जॉर्प्शन जीआई ट्रैक्ट के ज़रिए होती है और इसकी एब्जॉर्प्शन में काफ़ी टाइम लग सकता है। और इसके अलावा ये चीप भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंटल रूट्स। पेरेंटल रूट्स से अगर इसको कंपेयर करें तो ये सस्ते भी आते हैं। डिसएडवांटेजेस जो हैं, सम इनएफिशिएंट, ओनली पार्ट ऑफ द ड्रग में भी एब्जॉर्ब। कुछ ऐसे होते हैं कि कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होते, ड्रग के खास खास पार्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फर्स्ट पास इफेक्ट, ड्रग एब्जॉर्ब ओरली आर इनिशियली ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर बाय द पोर्टल वेन। अच्छा, इसमें ये होता है कि फर्स्ट पास इफेक्ट में ये होता है कि ड्रग डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते, एब्जॉर्ब होने के बाद वो लीवर चले जाते हैं पोर्टल वेन के ज़रिए, और पोर्टल वेन के बाद ही वो अपना काम शुरू कर देते हैं। इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट कर देते हैं, उसमें अल्सर फॉर्मेशन करते हैं, उसकी वजह से नोज़िया एंड वोमिटिंग भी होती है। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो भी ऐसे कुछ मेडिसिन होते हैं जो उसके ज़रिए गैस्ट्रिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस जो हैं ख़राब हो जाते हैं। इफेक्ट टू स्लो फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी कंडीशन में इसका इफेक्ट बहुत स्लो होता है। अनप्लेजेंट टेस्ट होता है, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनकी जायका जो है वो नागवार होती है, अनप्लेजेंट होती है। अनएबल टू यूज़ इन
अनकॉन्शियस पेशेंट में इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी हम रेक्टल की बात करेंगे। रेक्टल जो है कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको रेक्टम में रखते हैं ताकि रेक्टम में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके ज़रिए जज़ब हो जाए। तो इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं और बच्चे होते हैं तो उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसे कि नापा वगैरह हो गया, इसके अलावा ग्लिसरीन वगैरह हो गया, सपोजिटरी। इसके जो है पेशेंट जो है यानी पेशेंट को वोमिटिंग वगैरह हो रही है और इसके अलावा नोज़ियस पेशेंट को नोज़िया वगैरह हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम रेक्टल में दे सकते हैं। और इसके अलावा इफ़ेक्टिंग बाउल मूवमेंट, अगर बाउल के कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गए, पखाना के कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गए, तो जैसे कि लैक्सेटिव्स वगैरह हम देते हैं ताकि पखाना उसमें नरम हो जाए, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसकी वजह से इरिटेशन होगी। इरिटेशन जो है यानी कि गैस्ट्रिक जो म्यूकोज़ा होगा इंटेस्टाइन का वो इससे ख़राब हो सकता है। तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, यानी इस कंडीशन में हम नहीं दे सकते। और इसके अलावा इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वेरिएबल होता है, एब्जॉर्प्शन हो भी सकती है, एब्जॉर्प्शन हो भी नहीं सकती, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। पेरेंटल रूट्स की बात करेंगे। पेरेंटल रूट्स जो हैं डायरेक्टली इनटू द बॉडी, बॉडी में अगर हम कुछ मेडिसिन डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे तो इसे हम पेरेंटल रूट कहते हैं। सबसे पहले इसमें आता है इंट्रावास्कुलर, जिसे हम इंट्रावेनस भी कहते हैं, आईवी, या और सेकंड जो है इंट्रा एट्रियल, जो आर्टरी में हम देते हैं उसे हम इंट्रा एट्रियल कहते हैं, और जो आईवी यानी कि वेनस में देते हैं तो उसे हम इंट्रावेनस कहते हैं। इसमें ये होता है कि हम इंजेक्शन के ज़रिए जो ड्रग होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में यानी खून में दाखिल करते हैं, इसे हम आईवी या आईए कहते हैं। सेकेंड इसमें आईएम आता है, इसे हम इंट्रामस्कुलर भी कहते हैं। इसमें ड्रग डायरेक्ट इंजेक्शन के ज़रिए स्केलेटल मसल्स में आईजी या आईएम के ज़रिए दाखिल कर देते हैं। इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स ट्राइसेप वगैरह में दाखिल करते हैं, ऊपर जो हाथ के मसल्स होते हैं। और सेकेंड इसमें आईजी भी लग सकते हैं, ग्लूटस मसल्स, जो नीचे ग्लूटल मसल्स होते हैं उसमें भी कूलों की यानी कि कूले के जो मसल्स होते हैं वहाँ पे भी लगाते हैं। सबक्यूटेनियस स्किन के अंदर लगाते हैं, यानी जो स्किन का मोस्ट अपर लेयर होते हैं उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, उसे हम सबक्यूटेनियस कहते हैं। एब्जॉर्प्शंस ऑफ ड्रग्स फ्रॉम दी सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ की जो के ज़रिए ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शंस होती हैं उसे हम सबक्यूटेनियस रूट कहते हैं। तो ये डिफरेंट है, जहाँ पे आप देख सकते हो सबक्यूटेनियस जो हम लगाते हैं ये 45 डिग्री एंगल इसके लिए चाहिए होता है। इंट्रोडर्मल अगर स्किन के बिल्कुल अंदर लगाना हो तो 10 से 15 डिग्री एंगल चाहिए होता है, और अगर इंट्रामस्कुलर लगाएंगे तो इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री एंगल उसके लिए चाहिए होता है। अभी हम इंट्रावास्कुलर की बात करेंगे। इंट्रावास्कुलर से मुराद आईवी की बात करेंगे। एडवांटेजेस ये हैं कि इसके ज़रिए मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट हो जाएगी और मेडिसन 100% ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाएगा, 100% इसकी बायो अवेलेबिलिटी बॉडी में मौजूद होगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे एक्शंस भी हो सकते हैं कि जल्दी जो है ये मेडिसिन अपना काम करना शुरू कर देता है, और अगर हम लार्ज क्वांटिटीज़ में देंगे तो पेन फ्री होगी, यानी पेन जो जल्दी जल्दी रिलीफ हो जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो एडवर्स इफेक्ट में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाई कंसंट्रेशन जो है वो रिपीटली अटेंड हो सकता है। हाई कंसंट्रेशन अगर हम डोज देंगे तो उसके नतीजे में टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। इसके अलावा एम्बोलिज्म भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट वैन होते हैं, मीडियन क्यूबाइटल वैन है, बेसिलिक वैन है, सिफेलिक वैन है, रेडियल वैन है। इसमें हम आईवी इंजेक्शन दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर की बात करें, एडवांटेजेस ये होती है कि ये वेरी रैपिड एब्जॉर्प्शंस होती है। इस ड्रग्स में जो एक्वस सोल्यूशन में हम तैयार करके लगाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेजेस ये होता है कि जिस जगह पे हम इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे दर्द होता है। तो डिफरेंट मसल्स हैं, डेल्टॉइड मसल है, इसके अलावा नीचे ग्लूटस मसल में भी लगा सकते हैं कूले में। सबक्यूटेनियस की बात करेंगे। सबक्यूटेनियस प्रॉब्लम एडवांटेजेस, सबक्यूटेनियस एडवांटेजेस ये हैं कि इसकी एब्जॉर्प्शन इंतहाई स्लो होती है और मुस्तकिल तौर पर होती है। एब्जॉर्प्शन इज़ लिमिटेड बाय ब्लड फ्लो, इसकी एब्जॉर्प्शन जो हैं क्यों, इसकी वजह ये होती है कि ब्लड फ्लो कम होती है, तो उसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन
लिमिटेड हो जाती है। अफेक्टेड इफ़ सर्कुलेटरी प्रॉब्लम एग्जिस्ट, इसके अलावा इससे इफेक्ट भी हो सकता है अगर कोई सर्कुलेटरी प्रॉब्लम बॉडी में मौजूद हो। अगर हम वाजो कंस्ट्रिक्टर लगाएंगे सबक्यूटीनियस, अगर हम एक तरफ सबक्यूटीनियस लगा रहे और दूसरी तरफ हम एक ऐसा मेडिसिन लगा रहे जिससे ब्लड जो है उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स में, तो उसके नतीजे में एब्जॉर्प्शंस और भी स्लो हो सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसएडवांटेजेस ये है कि लार्ज वॉल्यूम के लिए ये सूटेबल नहीं है, कम वॉल्यूम हम इसमें लगाते हैं यूनिट्स में। और इसके अलावा ये जो है इससे पेन भी होता है, टिश्यू नेक्रोसिस भी हो सकता है और टिश्यूज़ के अंदर इंजरी भी हो सकती है। तो ये 90 एंगल है, सबक्यूटेनियस लेयर में लगा रहे हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्डिनल रूल्स, ड्रग को एडमिनिस्टर करने के कुछ कार्डिनल रूल्स होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हाथों को धोना है इंजेक्शन लगाने से पहले, और उसके बाद पेशेंट के एमआर को केयरफुली रीड करना है, और अगर कोई शक वगैरह हो गया तो ओरिजिनल ऑर्डर को या आपके पास कोई स्लिप वगैरह मौजूद होगी उसको आपने मैच करना है। नेवर गिव मेडिकेशन यू आर अनसर्टेन ऑफ अनलेस यू हैव लुक देम अप और हैव कंसल्टेड विद फार्मेसी। अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में इल्म ना हो और या आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो कि ये किस पेशेंट के कौन से मेडिकेशन है, तो उस दौरान आपने फ़ौरन स्टॉप होना है और उस मेडिसिन को एडमिनिस्टर नहीं करना है। और इस हवाले से आपने फार्मासिस्ट से रब्ता करना ज़रूरी है कि आया ये इसी पेशेंट के मेडिकेशन है या नहीं। नेवर गिव मोर देन 3 cc इंजेक्शन IM। 3 cc इंजेक्शन यानी अगर आप IM इंजेक्शन लगाओगे तो याद रखो 3 cc से ज़्यादा आप IM नहीं लगा सकते। ग्लव्स आपने पहनने होंगे, दस्ताने, ताकि आप इंजेक्शन सेफली लगा सकें, खुद को भी नुकसान ना पहुंचाओ और पेशेंट को भी कोई ऐसा इन्फेक्शन कॉज ना करवाओ। इसके अलावा ओरल मेडिसिन, अगर पेशेंट वोमिटिंग कर रहा है और उसको नोज़िया हो रहा है तो ओरल मेडिसिन नहीं दे सकता। NPO और अनकॉन्शियसनेस, नथिंग पर ओरल और अनकॉन्शियस, अगर अनकॉन्शियस स्टेट हो गया तो उसमें तो ऑलरेडी पर ओरल हम कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट वोमिटिंग का कंप्लेन कर रहे हैं तो उस सूरत में भी हम ओरल मेडिकेशन नहीं देंगे। फॉलो नारकोटिक प्रोटोकॉल फॉर साइनिंग आउट ऑफ नारकोटिक्स, नारकोटिक्स को अगर एडमिनिस्टर करना है तो नारकोटिक्स से कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ड्रग लेबल, ड्रग कंटेनर लेबल मस्ट बी इंक्लूड, ड्रग कंटेनर जो लेबल होते हैं उसमें जेनरिक नेम होना चाहिए, ड्रग के जेनरिक नेम होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि कितनी mg का है, और इसके अलावा डोजेज फॉर्म होना चाहिए कि किस में वो सस्पेंशन में है, पाउडर में है, किस में है। इसके अलावा हॉस्पिटल अप्रूव्ड एब्रीवेशन और सिंबल वगैरह लगने चाहिए ताकि वो भी उसकी वजह से भी काफ़ी ये मेडिसिन इंश्योर हो सके, हम आसानी के साथ उस पेशेंट को ये मेडिसिन लगाएं। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी स्टाफ में अल्टर अ ड्रग कंटेनर लेबल, अच्छा अगर कुछ ऐसे लेबल होते हैं मेडिसिन के, अगर उसमें चेंजेस लाए जाएं तो ये सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी स्टाफ का काम होता है, वो उसमें चेंजेस ला सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट की जो मेडिकेशन लेके आए उसमें प्रेस्क्रिप्शन लेबल ना हो, या इसके अलावा स्ट्रेंथ ना हो, या इसके अलावा जेनरिक नेम ना हो, ब्रांड नेम ना हो, तो उसको हमने एडमिनिस्टर नहीं करना है। रिटर्न ड्रग्स, वो मेडिसिन जो इस्तेमाल नहीं हुए उसको फ़ौरन फार्मेसी में रिटर्न करना ज़रूरी है। और पहले जो डिस्पेंस्ड ड्रग्स होते हैं उसको दोबारा यानी बग़ैर बताए या बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के या बग़ैर ऑर्डर के उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर हॉस्पिटल फार्मेसी में हमने कुछ मेडिसिन रिटर्न कर दिए तो वो ऐसे होने चाहिए कि उसका कंटेनर वगैरह और उसका जो सील वगैरह है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट ने कुछ मेडिसिन लेके आए और वो मेडिसिन यूज़ नहीं हुए या आपको उसके बारे में इल्म नहीं है तो उसका सील नहीं खोलना है और उसको रिटर्न करना है पेशेंट के पास। अगर लेबल में कोई चेंजेस आ गई, इसके अलावा एक्सपायरी डेट वगैरह में कोई आपको डाउट हो गया कि ये मेडिसिन एक्सपायर है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम वगैरह आ गया, तो इस सूरत हाल में भी हॉस्पिटल फार्मेसी से रब्ता करना ज़रूरी है। पेशेंट रिकॉर्ड
ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। अगर आपने 24 आवर्स में या इसके अलावा वार्ड में, इमरजेंसी में आपने कुछ मेडिसिन एडमिनिस्टर कर लिए, तो उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स वगैरह हैं जिसमें जैसे कि सर्जिकल डे केयर वगैरह हो गया, इसके अलावा एम्बुलेटरी केयर हो गया, इमरजेंसी शॉर्ट स्टे और अदर शॉर्ट स्टे, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट यूनिट्स। इसमें अगर हमने मेडिकेशन लगा दिए तो उस मेडिकेशन की प्रॉपर रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा पेशेंट से हमने रिकॉर्ड भी ले सकते हैं। पेशेंट से हम ये ऑर्डर कर सकते हैं कि वो हमें प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में बताएं, जो आज से 1 हफ़्ता पहले या 2 हफ़्ते पहले या 3-4 दिन पहले या 24 घंटे पहले पेशेंट यहाँ आने से पहले जो मेडिसिन लेते थे, उसकी रिकॉर्ड भी अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का जो रिकॉर्ड हो गया उसमें पेशेंट का फुल नेम हो गया, इसके अलावा एडमिशन डेट हो गया, पेशेंट का एमआर नंबर हो गया, इसके अलावा पेशेंट की लोकेशन हो गया, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ हो गया, पेशेंट का जेंडर हो गया, इसके अलावा जो अटेंडिंग है पेशेंट के अटेंडिंग, और इसके अलावा प्रैक्टिशनर नेम, जो प्रैक्टिशनर है उसका नेम भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा पेशेंट का वेट, पेशेंट का हाइट अगर पॉसिबल हो तो ये भी नोट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट को अगर किसी मेडिसिन से एलर्जी हो या कोई एडवर्स इफ़ेक्ट वगैरह हो, हम अगर कोई इंजेक्शन लगाते हैं और हमें ज़ाहिर हो गया, हमें इस बात का इल्म हो गया कि पेशेंट को इस मेडिसिन से एलर्जी है, इस मेडिसिन ने पेशेंट को बेचैन कर दिया, तो वो भी हमने अपने फ़ाइल में लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ ड्रग्स जो कि प्रिस्क्राइब कर चुके होते हैं पेशेंट के पास एडमिशन से पहले, हॉस्पिटलाइजेशन से पहले, क्रोनोलॉजिकल कंडीशन में पेशेंट काफ़ी लॉन्ग टर्म से अपनी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सूरत हाल में भी यानी हमने उसको भी रिकॉर्ड करना है कि पेशेंट कितने टाइम से अपने मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहा है। फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, कम से कम 2 ईयर्स की रिकॉर्ड अपने पास रखना है। पेशेंट से बताना है कि पिछले 2 साल तक वो कौन-कौन से मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बहुत-बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इतनी आसानी के साथ गेन किया होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।